पहले हमने ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न अप्रोच। दो टाइप्स की अप्रोच थी जिससे हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकते हैं, एक थी ट्रेडिशनल, एक थी मॉडर्न। अब मॉडर्न में भी दो टाइप्स की हैं आगे। मॉडर्न में कौन सी दो टाइप्स की हैं? बिहेवियरल और सिस्टम। और मॉडर्न क्यों आई? क्योंकि जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी टाइप की थी, उसमें कोई साइंटिफिक डाटा कलेक्शन वैसा कुछ नहीं होता था और सब कुछ से यूटोपिया जैसा था। मतलब जो चीज़ें कभी पॉसिबल है ही नहीं वो मान के चलते थे कि हो रही हैं या ऐसा ऐसा, अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ थी। तो ये जो मॉडर्न अप्रोच है वो साइंटिफिक बेसिस पे बनाई गई हैं। तो ये किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन फैक्ट्स के ऊपर, साइंटिफिक डाटा कलेक्शन, उसका एनालिसिस, मतलब साइंटिफिक डाटा जो इकट्ठा किया है उसके ऊपर है, और वेरीफाइएबल है इन करेक्टर। मतलब जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच थी वो क्या थी? सिर्फ थ्योरियाँ थी, उनको कोई वेरीफाई नहीं कर सकता कि ये थ्योरी ऐसे हो भी रहा है, सच में नहीं हो रहा है, मतलब वैसा कोई प्रूफ था नहीं। पर ये जो मॉडर्न अप्रोच हैं इनके अपने अपने प्रूफ हैं, क्योंकि ये साइंटिफिक बेसिस के ऊपर बनाई गई हैं। तो इसमें जो दो हैं मॉडर्न अप्रोच, सबसे पहले बिहेवियरल अप्रोच। बिहेवियरल अप्रोच emerged as a protest movement against the excessive traditionalism, formalism, normatism and subjectivity. Behavioral approach क्यों आई? किसके अगेंस्ट आई? एक्सेसिव ट्रेडिशनलिज्म। ट्रेडिशनल अप्रोचेस थी पहले, उसके अगेंस्ट बिहेवियरल अप्रोच बनाए, मतलब उससे अपोजिट होंगी ये सारी। फॉर्मलिज्म था पहले बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा फॉर्मल चीज़ें होती थी, जैसे वो लीगल अप्रोच, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, वो सब फॉर्मल था। तो उसके फॉर्मलिज्म के अगेंस्ट नॉर्मेटिज्म, मतलब सामान्य चीज़ों के अगेंस्ट, और सब्जेक्टिविटी, मतलब जो लेंथी ऐसे थ्योरी वाले, उन सब के अपोजिट क्या बनाई हमारी बिहेवियरल अप्रोच। कब आई है? 20th सेंचुरी में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ उसके बाद ये इफेक्टिव हुई कि बिहेवियरल अप्रोच उसके बाद मानी जाने लगी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। पर आई कब थी? 20th सेंचुरी, मतलब 1900 में, ये 1900 के बाद ये आ गई थी, मतलब 20th सेंचुरी में आ गई थी। पर इफेक्टिव कब हुई? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो फादर ऑफ बिहेवियरल अप्रोच किसको बोलते हैं? चार्ल्स ई मरियम को। चार्ल्स ई मरियम कौन है हमारा? फादर ऑफ बिहेवियरल अप्रोच। अब हम पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियरल अप्रोच। बिहेवियरल अप्रोच के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? इट स्ट्रेसेस ऑन द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ द पर्सन एंड सोशल ग्रुप्स। अब बिहेवियरल अप्रोच है तो बिहेवियरल में ही बिहेवियर छुपा हुआ है। तो बिहेवियर किसी इंसान, मतलब किसी भी आदमी इंसान का जो भी है उसकी स्टडी करना, या फिर जो सोशल ग्रुप्स हैं उनके बिहेवियर को स्टडी करना ही इनका मेन मुद्दा था। कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो कैसे पढ़ी जाती थी? बिहेवियर को स्टडी करके, लोगों के बिहेवियर को स्टडी करके हम पॉलिटिकल साइंस का स्कोप पढ़ते थे। तो इट स्ट्रेसेस ऑन द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ द पर्सन एंड सोशल ग्रुप्स। इट इज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेबल एंड एक्सप्रेसिबल बिहेवियर ऑफ द पीपल। तो अब बिहेवियर तो हम वही पढ़ पाएंगे ना जो हमें दिख रहा है या जो हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। जैसे मेरा मेटाडोर में लोगों को देखना, तो वो दिखता है इसलिए ऑब्जर्व हुआ। तो ये जो है किस पे बेस्ड है? ऑन द स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेबल एंड एक्सप्रेसिबल बिहेवियर। अब जो बिहेवियर लोगों के अंदर है जो दिखाते नहीं है बाहर, वो तो हमें पता ही नहीं लगेगा कभी। तो उस बिहेवियर की स्टडी करते हैं जो ऑब्जर्वेबल है या फिर जो दिख रहा है या जो लोग एक्सप्रेस करते हैं, उसकी स्टडी होती है बिहेवियरल अप्रोच में। believes that behavior of the people and related data and facts should be tested and verified। इनको क्या लगता है? ये बिलीव करते हैं कि जो बिहेवियर है लोगों का और उससे रिलेटेड डाटा, मतलब जैसा भी लोगों का बिहेवियर है, इसको हम पढ़ सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे हमें लगता है कि वो इंसान गंदा है तो हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं, उसको चेक करके कि ये कैसा बिहेव कर रहा है किसी के साथ। तो ये क्या है? टेस्टेड और वेरीफाइड माना जाता है। और बिलीव्स इन द स्टडी ऑफ इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन एंड रिलेटेड प्रोसेस। अब उसमें क्या था? ट्रेडिशनल में हम फॉर्मल पढ़ रहे थे, सब कुछ फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, फॉर्मल सब। बिलीव्स इन द यूनिटी ऑफ सोशल साइंसेस एज दे ऑल डील्स विद द ह्यूमन बिहेवियर। तो सोशल साइंस में किसकी वो स्टडी होती है? ज़्यादातर ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही स्टडी होती है। अब पॉलिटिकल साइंस में कौन ज़्यादा रोल प्ले करता है? इंडिविजुअल लोग कैसे काम कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में, कौन किंग बन रहा है, तो आ जाके ह्यूमन का बिहेवियर ही इन्वॉल्व होता है ना। पॉलिटिकल साइंस में हो गया, या फिर मेन तो वैसे पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ रहे हैं। तो मतलब जितनी भी सोशल साइंसेज है, अब सोशल का मतलब क्या होता है? कितने ज़्यादा हम लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपस में कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो सोशल साइंसेज, जब हम सोशल साइंस के बारे में पढ़ेंगे तो हम ह्यूमन के बारे में ही, ह्यूमन बिहेवियर का ही हमें पता लगता है। तो इसके हिसाब से जो सोशल साइंसेस हैं वो एक साथ होंगी तो ही हम ह्यूमन बिहेवियर
तो हम ह्यूमन बिहेवियर नहीं तो हम पॉलिटिकल साइंस को अच्छे से पढ़ पाएंगे, क्योंकि ये सब क्या है, सारी सोशल साइंसेज में कौन इन्वॉल्व होता है, इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल का क्या होता है, एक बिहेवियर होता है, एक ह्यूमन बिहेवियर। तो अब जो बिहेवियरलिज्म आया उसके बाद पोस्ट बिहेवियरलिज्म भी आया, मतलब बिहेवियरलिज्म के बाद एक और अप्रोच आई, कौन सी, पोस्ट बिहेवियरलिज्म। पर ये इसमें के अंदर ही, अगर पेपर में आएगी तो बिहेवियर ही मेन है, उसके अंदर ही लिखनी है पोस्ट बिहेवियरलिज्म। पोस्ट बिहेवियरलिज्म में क्या था कि जब हमने बिहेवियरलिज्म में हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दी थी फैक्ट्स के ऊपर कि क्या क्या फैक्ट हैं, रियलिटी क्या है, तो उसके अगेंस्ट मतलब बहुत ज़्यादा जब हमने एक्सेसिव फैक्ट्स के ऊपर स्ट्रेस करने शुरू कर दिए तो उसके बाद क्या आई, पोस्ट बिहेवियरलिज्म, अपोज टू वैल्यू न्यूट्रल सोशल साइंसेस, मतलब अपोजिट थी वैल्यू न्यूट्रल सोशल साइंसेस के। मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आया पर चलो ठीक है। और इसमें क्या है, सर्च फॉर अप्लाइड नॉलेज एंड प्रैक्टिस, मतलब इसमें सिर्फ बिहेवियर पढ़ते ही नहीं रहना है, उसको अप्लाई भी करना है, उसका नॉलेज जो हमें मिल रहा है बिहेवियरलिज्म को पढ़ के उसको हमने अप्लाई करना है, प्रैक्टिस करना है डे टू डे लाइफ में। और सीख सोशल चेंज फॉर सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स, और अगर हमें कोई सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसके लिए हमें सोशल चेंज भी लाना होगा, ऐसा मानना था पोस्ट बिहेवियरलिज्म। एंड स्ट्रेस ऑन फ्यूचर ओरिएंटेड मेथड्स, और हमें फ्यूचर ओरिएंटेड मतलब जो ऐसे मेथड्स पे फोकस करना है जो हमें फ्यूचर में भी काम है, या फिर जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनका भी उससे भला हो, तो ऐसा सोचा जाता था पोस्ट बिहेवियरलिज्म में। पर बिहेवियरलिज्म हमारी मेन अप्रोच है, उसी के अंडर आती है हमारी पोस्ट बिहेवियरलिज्म। मतलब जब बिहेवियरलिज्म, जब हमने फैक्ट्स के ऊपर बहुत स्ट्रेस करने शुरू हुए तो हमारी पोस्ट बिहेवियरलिज्म आई, जिसमें यही था कि हमें अपने नॉलेज को अप्लाई भी करना चाहिए, खाली बोलते ही नहीं रहना चाहिए। और सोशल चेंज लाने के लिए हमें सोशल प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हमें सोशल चेंज भी लाना ज़रूरी है। ये नहीं कि हम खाली सॉल्व ही कर रहे हैं, वैसे खुद भी चेंज होना पड़ेगा हमें उसके लिए। तो अब क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं बिहेवियरल अप्रोच का। क्रिटिसिज्म क्या है, प्रोवाइड्स ओनली बैरन पॉलिटिकल थ्योरीज। तो बिहेवियरल अप्रोच है, बिहेवियर के बारे में सिर्फ स्टडी ही करना है या ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई कर लेंगे, पर है तो क्या, थ्योरियाँ ही बनाई है ना कि आदमी ऐसा होता है या फिर आदमी का बिहेवियर ऐसा होता है, वो ऐसे ऐसे करता है या हमें ऐसा करना चाहिए, है तो थ्योरियाँ ही सारी, कुछ साइंटिफिक, इतना भी साइंटिफिक नहीं है। मतलब साइंटिफिक बेसिस पे हमने थ्योरी बनाई है, पर सिर्फ है तो थ्योरी सिर्फ, तो क्या है सिर्फ, और प्रोवाइड्स ओनली बैरन पॉलिटिकल थ्योरीज। ओवर एम्फसाइजेज द फैक्ट्स बट अंडरमाइंस द वैल्यूज, मतलब हमने बहुत ज़्यादा फैक्ट्स के ऊपर वो स्ट्रेस किया है, जो हमारी वैल्यूज़ हैं, जो हमारी वैल्यूज़ कहाँ पे थी हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच में, उनको हमने छोड़ दिया। जो हमारे मूल्य थे वो हमने ट्रेडिशनल अप्रोच में पढ़े थे, पर अब ये तो ट्रेडिशनल अप्रोच से बिल्कुल अपोजिट है, तो हमने यहाँ पे क्या सिर्फ फैक्ट्स पे फोकस किया, वैल्यूज़ का कोई नामो निशान ही नहीं है। अंडरमाइन द वैल्यूज़ मतलब वैल्यूज़ को हमने अनदेखा कर दिया। इट इज़ एंटायरली फोकस्ड ऑन द बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड नेगेट्स द स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशन। अब इसमें इंस्टीट्यूशन की कोई स्टडी है ही नहीं, ना गवर्नमेंट के, स्टेट के कोई इंस्टीट्यूशन या फिर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लीगल, कोई भी इंस्टीट्यूशन की स्टडी है नहीं, सिर्फ इंडिविजुअल पे फोकस रखा है या फिर इंडिविजुअल के बिहेवियर पे फोकस है इसका पूरी स्टडी का। तो ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए ना, हमें इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ना चाहिए, सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में थोड़ी पढ़ेंगे, हम सब कुछ पढ़ेंगे उसके बाद हमें कुछ समझ आएगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ के थोड़ी आ जाता है। इट इज़ डिफिकल्ट टू स्टडी एंड एनालाइज द ह्यूमन बिहेवियर इन यूनिफॉर्म एंड यूनिवर्सल मैन। अब लोग तो हमें पता ही है कितनी जल्दी बदल जाते हैं, तो ऐसा तो डिफिकल्ट है ना कि हम इन लोगों का मतलब एक आदमी हमें अच्छा दिख गया तो इसका मतलब सारे लोग अच्छे हैं। अब हम हर एक इंसान को अलग से तो नहीं पढ़ सकते, उनका बिहेवियर तो सबका अलग अलग होता है, तो ये हम कभी भी नहीं कह सकते कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो यूनिफॉर्म है या यूनिवर्सल है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो ये भी क्या है, क्रिटिसिज्म है, क्योंकि इन ह्यूमन बिहेवियरल अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या था कि जो हमारे ह्यूमन बिहेवियर है उसको हम टेस्ट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, वो तो तभी करेंगे अगर हम सिर्फ एक इंसान का, अब हम सबका देख रहे हैं ह्यूमन बिहेवियर, सबका तो अलग अलग होगा, तो वेरीफाई कैसे हो गया। फिर डीलिमिट्स द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो अब जब हम सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे और कोई इंस्टीट्यूशन वगैरह कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, तो बाकी सब जो पॉलिटिकल साइंस के स्कोप में आता है वो सब तो हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो डी लिमिट्स मतलब स्कोप कम कर देता है पॉलिटिकल साइंस का, इस बिहेवियर के हिसाब से, मतलब इस अप्रोच के हिसाब से हम स्कोप कम हो गया पॉलिटिकल साइंस का। फिर आता है हमारा सिस्टम अप्रोच। द कंसेप्ट ऑफ सिस्टम अप्रोच हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम प्योर साइंस स्पेशली बायोलॉजी। तो सिस्टम अप्रोच जो है वो सेकंड अप्रोच है, किसकी, मॉडर्न अप्रोच में सेकंड अप्रोच है। तो इसका जो टेबल जैसा है वो अच्छा सा बना है परमिंदर वाली बुक में, तो उसमें से देख लेना, मेरी वाली बुक में बहुत सड़ा हुआ, मैंने खुद नहीं पढ़ा था, तो मैं सिस्टम अप्रोच पढ़ के नहीं गई। फिर जो हमारा जो कंसेप्ट है सिस्टम अप्रोच का, वो कहाँ से लिया हमने, प्योर साइंस से। प्योर साइंस में क्या मतलब, साइंस क्या हो गया हमारे लिए, साइंस क्या होता है, वही बायोलॉजी, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स। तो ये किससे लिया, प्योर साइंस से, मतलब सिर्फ
स्पेशली बायोलॉजी, मतलब बायोलॉजी से ये बहुत ज़्यादा इसका कंटेंट लिया है हमने, कंसेप्ट लिया है। तो सिस्टम अप्रोच किस पे बेस्ड है? बायोलॉजी पे, बायो पे। अच्छे से पढ़ाई है मैंने, बहुत पढ़ी। According to this approach, the political system is a subsystem of broader social system and conditioned by many outside factor. तो इस अप्रोच के अकॉर्डिंग जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, जो पॉलिटिकल साइंस, जितना भी पॉलिटिकल सिस्टम है, गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशन कोई भी, वो किसके अंडर आता है? सोशल सिस्टम के अंडर आता है। मतलब सोशल सिस्टम बड़ा सा है, उसके अंडर क्या है हमारा? छोटा सा एक पॉलिटिकल सिस्टम भी है। बाकी भी और भी सिस्टम होंगे, पर पॉलिटिकल सिस्टम एक छोटा सिस्टम है किसका? सोशल सिस्टम का। और इसको पॉलिटिकल सिस्टम को और भी बहुत सारे फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं, जैसे सोसाइटी हो गई, सोसाइटी पॉलिटिकल सिस्टम को इफेक्ट करेगी, और भी बहुत सारे लोगों की डिमांड्स जो कि पॉलिटिकल सिस्टम को इफेक्ट करेंगी। पर जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो सोशल सिस्टम का एक छोटा भाग है, पार्ट है, सब सिस्टम ऑफ ब्रॉडर सोशल सिस्टम। उस पर और भी बहुत सारे आउटसाइड फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या है, जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है वो एक सब सिस्टम है, मतलब एक सब पार्ट है ब्रॉडर सोशल सिस्टम का। मतलब सोशल सिस्टम सबसे बड़ा है, उसका एक छोटा सा पार्ट क्या है? पॉलिटिकल सिस्टम। फिर जो हमारा डेविड ईस्टन है वो क्या है? पीएनआर ऑफ सिस्टम अप्रोच। पीएनआर हमने पढ़ा था ईवीएस में। पीएनआर क्या होता है? जो सबसे पहला, पीएनआर का हिसाब से जो सबसे पहले कम्युनिटी आती थी, जो हमने ईवीएस में पढ़ा। तो इसमें भी क्या है, जो हमारा सबसे पहला जिसने सिस्टम अप्रोच दिया या सिस्टम अप्रोच के बारे में थोड़ा बहुत बताया, वो कौन था? डेविड ईस्टन, जिसने हमारा ये पूरा सब सिस्टम अप्रोच के बारे में बताया। पीएनआर ऑफ सिस्टम अप्रोच कौन है? डेविड ईस्टन। पीएनआर मतलब जो सबसे पहले आते हैं, जो सबसे पहले बताता है। फिर अब ये जो पूरा सिस्टम है इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। इंट्रा सोसाइटल इन्वायरमेंट, ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं ना, ये उसकी परमिंदर की कोर में ऐसे टेबल जैसे बना के दिया, तो उसमें से देख लेना, क्योंकि मुझे तो आज तक कभी नहीं आया। फिर आता है इसमें क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म क्या? इट इज सिलेक्टिव इन एप्लीकेशन, एप्लीकेशनल एस्पेक्ट। सिलेक्टिव है एप्लीकेशनल एस्पेक्ट में, मतलब कुछ चुनिंदा चीज़ों की बात की गई है इस पूरी अप्रोच में, सब चीज़ों के बारे में बात नहीं की है। सिस्टम है तो इंडिविजुअल का तो कोई लेन देन ही नहीं है इसमें, सिर्फ सिस्टम बताया, इंडिविजुअल जैसा कुछ है नहीं। और इट इज़ ऑफ लिमिटेड यूज इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ डेवलपिंग एंड अंडर डेवलपिंग सोसाइटी। मतलब जो सोसाइटीज़ या जो स्टेट्स डेवलपिंग हैं, या फिर जो डेवलप हो रही हैं, या फिर जो अंडर डेवलप, जो अभी तक डेवलप ही नहीं हुई हैं बिल्कुल भी, या डेवलप हो भी नहीं रही हैं, तो उन सोसाइटी की स्टडी इन सिस्टम से नहीं हो सकती। इट लैक्स कनेक्शन विद हिस्ट्री एंड फ्यूचर। और इसमें हिस्ट्री और फ्यूचर मतलब पहले पुरानी जो चीज़ें हैं या फिर जो फ्यूचर है उसका कोई लेन देन है ही नहीं, सिर्फ प्रेजेंट की बात की है कि हमारा सिस्टम ऐसा है, ये है, वो है। ना पहले वाले का कुछ बताया, ना आगे जो हो सकता है या जो होने वाला है वो उसका भी कुछ नहीं बताया। तो हिस्ट्री और फ्यूचर है ही नहीं कुछ। और नेगेट्स द रोल ऑफ द इंडिविजुअल, सिर्फ सिस्टम की बात की है, इंडिविजुअल का कोई रोल बताया ही नहीं है, इंडिविजुअल की इंपॉर्टेंस बताई ही नहीं है। इट रिमेन्ड फेल्ड इन स्टडिंग द कॉजेज ऑफ रेवोल्यूशन और मिलिट्री कोप। अब हमारे स्टेट में रेवोल्यूशंस क्यों होते हैं, मिलिट्री कोप्स मतलब मिलिट्री जो रूल वगैरह ये सब क्यों होता है, इनको कोई नॉलेज ही नहीं है, कुछ बताया ही नहीं है। सिस्टम के थ्रू हमें कुछ नहीं पता लग सकता कि रेवोल्यूशन क्यों होती हैं, मिलिट्री कोप्स क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, कोई पता नहीं। ऐसे ये बकवास।